कोई फ्लॉलेस इंग्लिश बोल रहा है और सब ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि वो ज्यादा स्मार्ट है, ओह एब्सोल्युटली। भले ही कोई और हिंदी में ज्यादा बेटर पॉइंट्स रख रहा हो। हाँ, या कभी सोचा है कि इंडिया में सूट और टाई प्रोफेशनलिज्म का अल्टीमेट सिंबल क्यों है? हाँ, जबकि हमारी कंट्री का क्लाइमेट और टेक्सटाइल्स एकदम डिफरेंट है। वाइल्ड है ना? ये सब एक कॉलोनियल माइंडसेट का हिस्सा है, एक इनविजिबल सॉफ्टवेयर जो हमारे दिमाग में इंस्टॉल हो गया है। सो दैट्स कूल ना। चलो आज इसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं, वन फाइल एट अ टाइम। आई लव दैट एनालॉजी, एक इनविजिबल सॉफ्टवेयर। और आज का हमारा ये सेशन बिल्कुल वैसा ही है, एक फुल सिस्टम स्कैन और डिफ्रैग हमारे कलेक्टिव हार्ड ड्राइव का। एग्जैक्टली। हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं देख रहे, हम वो कोड देख रहे हैं जो हमारा प्रेजेंट चला रहा है और हमारा फ्यूचर शेप करेगा। और हे, ये एपिक डिफ्रैग सेशन शुरू करने से पहले एक क्विक मिशन है आप सबके लिए। वो सब्सक्राइब बटन ढूंढो और उसे ऐसे क्लिक करो जैसे मैट्रिक्स में हैक कर रहे हो। हाँ जरूर। और हाँ, वो नोटिफिकेशन बेल, उसे एक जीनियस कोडर की एनर्जी के साथ ऑन कर दो, समझे? इट हेल्प्स अस अ टन। एक बहुत ही जबरदस्त सेशन लोड हो रहा है आपके लिए। ओके, तो ये रहा आज की सुपर इंटरेस्टिंग जर्नी का लर्निंग मैप। फर्स्ट हम एक्सप्लोर करेंगे डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड। इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट हम डीप डाइव करेंगे इंडिया के जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में, बच्चों के लिए न्याय। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन फ्यूचर के लिए रेडी हो जाओ विद एआई करिकुलम इन स्कूल्स। क्या हम फ्यूचर टेक जीनियसेस बना रहे हैं या सिर्फ स्मार्टर रोबोट्स? सोच लो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसके बाद कुछ क्विक बट पावरफुल ग्लोबल अपडेट्स, द सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट और जनरेशनल बैन ऑन टोबैको का कूल कॉन्सेप्ट। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, नाइस। एंड फाइनली हम रैप अप करेंगे कुछ माइंड ब्लोइंग रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स के साथ ऑन माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन, जो बताते हैं कि दुनिया किधर जा रही है। रेडी हो? लेट्स स्टार्ट दिस ऑसम डीप डाइव। लेट्स बिगिन। टॉपिक नेम: डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड। Broad micro theme: understanding and overcoming the colonial legacy. इले क्लियर हेडिंग: डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड, Macaulay's legacy and beyond. बेसिकली दोस्त, डीकोलोनाइजेशन का मतलब सिर्फ 1947 की पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, वो तो मतलब स्टेप 1 था। Right. रियल डीकोलोनाइजेशन मेंटल है, कल्चरल है, इंटेलेक्चुअल है। इट्स अबाउट फ्रीइंग आवर माइंड्स, हमारे कल्चर, हमारे लॉज और हमारे सिस्टम्स फ्रॉम दैट डीप रूटेड कॉलोनियल इन्फ्लुएंस जो अब भी बाकी है। यही प्राइम मिनिस्टर के 10-year नेशनल प्लेज का कोर आइडिया है, टू शेड द कॉलोनियल माइंडसेट। रियल लाइफ एग्जांपल, चलो इसे एक माइक्रो स्टोरी से सुपर क्लियर करते हैं। इमेजिन करो, दो ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर्स प्रिया और रोहन एक इन्वेस्टर को पिच कर रहे हैं। ओके। प्रिया अपनी पिच फ्लॉलेस एक्सेंट फ्री इंग्लिश में देती है, सारे लेटेस्ट कॉर्पोरेट जार्गन यूज करके। रोहन भी उतना ही ब्रिलियंट आइडिया प्रेजेंट करता है, लेकिन हिंदी में, सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज के साथ। ठीक है। अगर वो इन्वेस्टर बिना रियलाइज किए ये फील करता है कि प्रिया की पिच ज्यादा प्रोफेशनल या ग्लोबल है सिर्फ लैंग्वेज की वजह से, बस वही है कॉलोनियल माइंडसेट एट वर्क। समझे? या इट्स एन अनकॉन्शियस बायस। अ परफेक्ट एवरीडे एग्जांपल। वो बायस उस सिस्टम की डायरेक्ट लेगेसी है जिसे हम अभी अनपैक करने वाले हैं। डी कंटेंट डिस्कशन। ओके, तो चलो इस ह्यूज टॉपिक को अनपैक करते हैं। इस माइंडसेट को समझने के लिए हमें इसके आर्किटेक्ट से शुरू करना होगा, थॉमस बैबिंगटन मकॉले। राइट। उनका मिशन सिर्फ इंडिया पर रूल करना नहीं था, इट वाज टू फंडामेंटली अपरूट इंडिया फ्रॉम इट्स कल्चरल फाउंडेशंस। उनका गोल, और ये एक फेमस कोट है, एक ऐसी जनरेशन ऑफ इंडियंस बनाना था जो इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट हो। इंटरेस्टिंग है ना? इट्स अ चिलिंगली प्रिसाइज मिशन स्टेटमेंट। वो समझते थे कि इंडिया जैसी वास्ट और कल्चरली रिच कंट्री को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ सोल्जर्स काफी नहीं है, आपको इन्फ्लुएंशियल क्लास के माइंड्स को कंट्रोल करना होगा। वाओ। ही वाज अ स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट ऑफ कल्चरल चेंज। बैकग्राउंड मकॉलेज कंट्रीब्यूशन। तो ये थे कौन? मकॉले सिर्फ कोई ब्रिटिश एमपी नहीं थे, वो एक सिस्टम बिल्डर थे। चलो उनके 4 की कंट्रीब्यूशंस देखते हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को शेप किया। फर्स्ट अप, उनकी एजुकेशन पॉलिसी। दिस इज द बिग वन। एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, उस समय एक मैसिव डिबेट चल रही थी। अच्छा। हाँ, ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत और पर्शियन को प्रमोट किया जाए, और एंग्लिसिस्ट जिन्हें मकॉले लीड कर रहे थे वो चाहते थे कि इंग्लिश डोमिनेट करे। राइट। मकॉले ने इस डिबेट को अपने फेमस 1835 मिनट ऑन एजुकेशन से खत्म कर दिया। इस सिंगल डॉक्यूमेंट ने इंग्लिश को ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया और वेस्टर्न लिटरेचर और साइंस को हर तरह की इंडियन लर्निंग से ऊपर प्रायोरिटी दी, जिसे उन्होंने ओपनली इंफीरियर कहा था। और उनका गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर था, उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस की। आइडिया ये था कि मासेस को एजुकेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, हम एलीट अपर क्रस्ट को इंग्लिश में एजुकेट करते हैं। एग्जैक्टली। और फिर ये नॉलेज और कल्चर ट्रिकल डाउन होकर बाकी सब तक पहुंच जाएगी। रियल गोल तो एम्पायर चलाने के लिए लॉयल क्लर्क्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की एक क्लास बनाना था। बिल्कुल। उनका दूसरा मेजर कंट्रीब्यूशन था लीगल रिफॉर्म्स। एज द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, वो इंडियन लॉ को कोडिफाई करने के पीछे ड्राइविंग फोर्स थे। अच्छा। उन्होंने 1835 में फर्स्ट लॉ कमीशन को चेयर किया, जिससे इवेंचुअली इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी ऑफ 1861 बने। ये लीगल कोड्स आज भी हमारे सिस्टम की फाउंडेशन है, हालांकि अब हम उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। थर्ड, द सिविल सर्विस। 1854 की मकॉली कमेटी एक गेम चेंजर थी। इसने पुराने सिस्टम को मेरिट बेस्ड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिप्लेस कर दिया। सरफेस पर तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? मेरिट बेस्ड। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है। But the curriculum was designed to heavily favor those who had studied at elite British universities like Oxford or Cambridge. राइट। एंड फोर्थ, टू बी फेयर एंड बैलेंस्ड,
उन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म्स को भी सपोर्ट किया। उन्होंने प्रेस फ्रीडम और एबोलिशन ऑफ स्लेवरी जैसी चीज़ों को चैंपियन किया। सो हिज लेगेसी इज कॉम्प्लेक्स, बट द मेन थीम, उनके पूरे प्रोजेक्ट का कोर लॉजिक, एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो प्राइमरीली ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करे, इंडियन वेलफेयर को नहीं। कोर लॉजिक, एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट इन इंडिया। ओके, तो ये लेगेसी आज कैसे दिखती है? इस कॉलोनियल माइंडसेट के की एस्पेक्ट्स क्या हैं इंडिया में? The first and most profound aspect is instilling inferiority. मकौले की पॉलिसीज ने डिलिबरेटली एक सेल्फ डाउट का सेंस क्रिएट किया। हजारों सालों की इंडिजिनस साइंस, आर्ट, फिलोसफी और लिटरेचर को सिस्टमैटिकली इंफीरियर या सुपरस्टिशियस लेबल किया गया। इससे एक डीप सीटेड कल्चरल क्रिंज पैदा हुआ, एक फीलिंग कि हमारी अपनी हेरिटेज समहाउ कम वैल्यूबल है। सेकंड इज लैंग्वेज। आज भी हमारी कोर्ट्स में, हायर एजुकेशन में, टॉप कॉर्पोरेट जॉब्स में इंग्लिश में फ्लुएंसी को इंटेलिजेंस का प्रॉक्सी माना जाता है। बिल्कुल। ये एक मैसिव बैरियर क्रिएट करता है। Right. मैं फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के उस कोट से हैरान था। उन्होंने कहा था, इंग्लिश लैंग्वेज इन इट्स लीगल एवतार इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल टू 99.9% ऑफ द सिटीजंस। जरा सोचो इस बारे में। इट्स अ ह्यूज कॉलोनियल हैंगओवर। थर्ड इज कल्चर। वेस्टर्न ड्रेस, फूड और सोशल मैनर्स को अक्सर सुपीरियर या ज्यादा मॉडर्न प्रोजेक्ट किया जाता है। पॉपुलर ड्रेस कोड जिसका हमने जिक्र किया वो परफेक्ट एग्जांपल है। Exactly. फोर्थ, लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस। हमारे कई लॉज जैसे पुराना सेडिशन लॉ या फॉरेस्ट एक्ट्स लोगों को सर्व करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किए गए थे। पुलिस फोर्स को कंट्रोल की फोर्स के तौर पर बनाया गया था, पब्लिक सर्विस के तौर पर नहीं। फिफ्थ इज द इकोनॉमिक सिस्टम। इंपोर्टेड इकोनॉमिक मॉडल्स रिसोर्स एक्सट्रैक्शन पर फोकस थे, जिससे हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा गरीब हो गया। एंड फाइनली हमारे नॉलेज सिस्टम्स। आयुर्वेदा और सिद्धा को अनसाइंटिफिक लेबल कर दिया गया। ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज को मार्जिन्स पर धकेल दिया गया, जबकि वेस्टर्न मेडिसिन को ऑफिशियल स्टेट पेट्रोनेज मिला। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। तो आज रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? वी सी इट एवरीवेयर। हम इसे ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच में देखते हैं, वो लाइसेंस परमिट राज मेंटालिटी जहां स्टेट एक रूलर की तरह एक्ट करता है, सर्विस प्रोवाइडर की तरह नहीं। राइट। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, एक लिंगरिंग बिलीफ की वेस्ट से वैलिडेशन, चाहे वो ऑस्कर हो या किसी फॉरेन जर्नल में पब्लिकेशन, घर पर रिकॉग्निशन से ज्यादा वैल्यूएबल है। एंड इट क्रिएटेड एंड हार्डन्ड सोशल डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल, उन आइडेंटिटीज को और पक्का कर दिया जो पहले ज्यादा फ्लूइड थी। कंक्लूजन, वाओ। तो इसे रैप अप करें तो कॉलोनियल माइंडसेट सिर्फ कोई हिस्टोरिकल बैगेज नहीं है जिसे हम भूल सकते हैं। इट अफेक्ट्स आवर डेली लाइव्स, हमारी पॉलिसीज, हमारे इंस्टीट्यूशंस और हमारा सेल्फ परसेप्शन। बिल्कुल। इसे पहचानना, इस अनकॉन्शियस सॉफ्टवेयर को कॉन्शियस बनाना डीकॉलोनाइजेशन की तरफ पहला रियल स्टेप है। क्रॉस क्वेश्चनिंग। ओके, तो क्या मकौले का अल्टीमेट गोल सच में सिर्फ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लर्क्स बनाना था? ये तो बहुत सिंपल लगता है। इसेंशियली यस, लेकिन ये थोड़ा डीपर है। क्लर्क्स एक सिंपल वर्ड है एक कॉम्प्लेक्स रोल के लिए। वो एक ऐसी क्लास ऑफ पीपल बनाना चाहते थे जो रूलर्स और उन मिलियंस ऑफ पीपल के बीच इंटरप्रेटर्स का काम करें जिन पर वो रूल करते थे। आई सी। वो लाइन याद रखना, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। ये सिर्फ पेपर्स फाइल करने के बारे में नहीं था, ये एक बफर क्लास बनाने के बारे में था जो आइडियोलॉजिकली ब्रिटिश राज को सपोर्ट करे और एम्पायर को अंदर से मैनेज करने में हेल्प करे। But didn't his reforms like the IPC and competitive exams actually help modernize India in some way? That's the complex part and it's a great question. हाँ, उन्होंने एक यूनिफॉर्म लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क दिया जिसे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने इनहेरिट किया, बट द फाउंडेशन, द कोर फिलॉसफी वाज कॉलोनियल कंट्रोल, नॉट इंडियन वेलफेयर। थोड़ा सोच लो इस पे। रेलवेज इंडियंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि ट्रूप्स मूव करने और रिसोर्सेज को तेजी से एक्सट्रैक्ट करने के लिए बनी थी। लॉज एम्पायर के लिए ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लिखे गए थे, आम इंडियन को जस्टिस देने के लिए जरूरी नहीं थे। The system was designed to rule, not to empower. What would you say is the single biggest, most visible sign of the colonial mindset that we see today? I would still say the language barrier in justice and administration. ये सबसे pervasive और impactful sign है। कैसे? Justice accessible और transparent होना चाहिए, पर जब पूरा process FIR से लेकर judgments तक एक ऐसी लैंग्वेज में होता है जिसे 99.9% लोग उसके लीगल फॉर्म में पूरी तरह नहीं समझते, तो ये एक इनहेरेंट इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ का कोट इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये जुडिशियल पिरामिड के टॉप पर्सन से आया है। How did cultural movements like the Arya Samaj try to fight this mental colonization? गुड क्वेश्चन। वो एक डायरेक्ट काउंटर रिएक्शन थे। आर्य समाज, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में फाउंड किया था, उनका एक पावरफुल स्लोगन था, बैक टू द वेदास। Right. उन्होंने वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस और वेस्टर्न सुपीरियरिटी के आइडिया को फ्रंटली रिजेक्ट किया, जैसे मकौले का सिस्टम प्रमोट कर रहा था। उन्होंने इंडिया के एंशिएंट नॉलेज और ट्रेडिशंस में प्राइड रिवाइव करने के लिए काम किया। इट वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू द कॉलोनियल नैरेटिव कि इंडियन कल्चर इंफीरियर थी और उसे सिविलाइज करने की जरूरत थी। So when the government renames Rajpath to Kartavya Path, is that just a symbolic name change or does it have a deeper meaning in this context? इट्स हाईली सिंबॉलिक बट सिंबल्स मैटर इमेंसली। वो हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी को शेप करते हैं। राजपथ का लिटरली मतलब है किंग्स वे, जो एक रूलर सब्जेक्ट रिलेशनशिप को रीइंफोर्स करता है, ब्रिटिश मोनार्की का एक रेलिक। और कर्तव्य पथ? कर्तव्य पथ का मतलब है पाथ ऑफ ड्यूटी। ये रिलेशनशिप को पूरी तरह रिफ्रेम कर देता है। ये फोकस को एक सिटीजन सेंट्रिक डेमोक्रेटिक आइडियल पर शिफ्ट करता है जहां हर कोई नेशन के प्रति ड्यूटी के पाथ पर है। इट्स अ पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट फ्रॉम अ माइंडसेट ऑफ बीइंग रूल्ड टू अ माइंडसेट ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन।
A. Clear heading. India's juvenile justice system. Gaps and solutions. ब्रॉड मैक्रो थीम, ओके। शिफ्टिंग गेयर्स। द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक पैरेलल लीगल यूनिवर्स है जो स्पेसिफिकली 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। Okay. ये दो तरह के बच्चों से डील करता है, वो जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ हैं, मतलब जिन पर क्राइम का आरोप है, और वो जिन्हें केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, जैसे ऑर्फन्स या अब्यूज्ड बच्चे। द नंबर 1 गोल इज नॉट पनिशमेंट बट रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन। इसका मेन लॉ है जुवेनाइल जस्टिस जेजे एक्ट 2015। Serial life example? इमेजिन एक 17 साल का लड़का, चलो उसे समीर कहते हैं, शॉपलिफ्टिंग के लिए पकड़ा जाता है। ठीक है। उसे पुलिस अरेस्ट करके रेगुलर जेल लॉकअप में अडल्ट क्रिमिनल्स के साथ रखने और एक डरावने कोर्टरूम में ट्राई करने के बजाय जेजे सिस्टम उसे डिफरेंटली हैंडल करता है। कैसे? उसे एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ले जाया जाता है, जो एक काउंसलर्स ऑफिस जैसा होता है। वो एक ऑब्जर्वेशन होम में रहता है, जेल में नहीं। और पूरा फोकस उसकी काउंसलिंग, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर होता है ताकि उसे रिफॉर्म किया जा सके। कूल ना? It's a very humane and progressive approach on paper. The idea is to break the cycle of crime, not to label a child as a criminal for life. डी. कंटेंट डिस्कशन। हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की एक रिपोर्ट ने हमारे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पे स्पॉटलाइट डाला है। ये जेजे एक्ट ऑफ 2015 का एक तरह से 10-year रिपोर्ट कार्ड है। और जो बड़ा सवाल ये पूछती है वो है, इज द सिस्टम एक्चुअली वर्किंग एज इट शुड? लेट्स फाइंड आउट। बैकग्राउंड, द जेजे एक्ट 2015। ये एक्ट पुराने 2000 वर्जन का एक मेजर अपडेट था। इस नए एक्ट का कैटलिस्ट 2012 दिल्ली गैंग रेप केस के बाद पब्लिक आउटक्राई था, जहां एक अक्यूज्ड 18 साल का होने से कुछ ही महीने छोटा था। राइट, आई रिमेंबर दैट। 2015 एक्ट ने कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, स्पेशली 16-18 एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो हेनस क्राइम्स करते हैं। बट इट्स मेन पर्पस रिमेन्स टू प्रोवाइड प्रॉपर केयर, डेवलपमेंट एंड सोशल रीइंटीग्रेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। की पॉइंट याद रखना, अ चाइल्ड इज एनीवन अंडर 18। ओके। Core logic, key provisions and issues. Let's break down the core provisions of the Act and then the issues the report found. ओके। Provisions first. Act mandate करता है कि हर district में एक Juvenile Justice Board (JJB) होनी चाहिए to handle cases of children in conflict with the law. ओके। पूरे सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए नेशनल एंड स्टेट कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR एंड SCPCRs हैं। जिन बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) होनी चाहिए। और एक बहुत क्रूशियल और कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है प्रिलिमिनरी असेसमेंट। राइट, ये हेनस क्राइम्स के लिए, जैसे मर्डर या रेप, जो 16 साल से ऊपर के बच्चे ने किया हो। जेजेबी को उनकी मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी असेस करनी होती है टू कमिट सच अ क्राइम। एग्जैक्टली। इस असेसमेंट के बेस पर उन्हें चिल्ड्रंस कोर्ट में एक अडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है। So the structure is comprehensive. But now let's look at the implementation issues highlighted by the report. असली प्रॉब्लम यही है। First, inconsistent JJBs. मतलब 2023-24 का डेटा दिखाता है कि इंडिया के 765 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए सिर्फ 707 JJBs हैं। सिर्फ 18 स्टेट्स और UT ऑफ JNK में ही हर सिंगल डिस्ट्रिक्ट में एक JJB है। That's a huge gap. सेकंड, अनइवन कैपेसिटी। जहां जेजेबीज हैं भी, उनमें से 24% फुल बेंच के बिना फंक्शन कर रही हैं। एक जेजेबी में एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट और 2 सोशल वर्कर्स होने चाहिए। और फुल बेंच के बिना जस्टिस की क्वालिटी सफर करती है और डिलेज होते हैं। And those delays lead straight to the next issue, rising pendency. As of October 2023, a staggering 55% of all juvenile justice cases were pending. 55%? हाँ, मतलब सिस्टम में आधे से ज्यादा बच्चे सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। And this varies widely by state. ओडिशा में पेंडेंसी शॉकिंग 83% है। That's insane. And this leads to a lack of oversight. लॉ कहता है कि JJBs को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस (CCIs) का मंथली इंस्पेक्शन करना होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि बच्चों को अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। But the report found they conducted only 810 inspections against a mandated 1,992 in the surveyed states. वो अपना हाफ टारगेट भी मीट नहीं कर रहे। Which brings us to high institutionalization. The report found that around 83% of all children in these facilities were in observation homes. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उनके केसेस पेंडिंग हैं, they haven't been found guilty of anything, but they are stuck in these homes, waiting for the system to decide their fate. Then there's weak access to information. जुवेनाइल केसेस के लिए कोई सेंट्रल पब्लिक डेटा रिपोजिटरी नहीं है, जैसे अडल्ट सिस्टम के लिए नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है। So there's no transparency or data driven policy making. And finally, sparse funding. अच्छा, JJ फंड के अंडर पैसा है, but many states underutilize it because of capacity gaps and delayed disbursements. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इस सबका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ट्रैजिक है। जब सिस्टम इतना स्लो और इनएफिशिएंट होता है तो बच्चे ऑब्जर्वेशन होम्स में महीनों, यहाँ तक कि सालों तक फंसे रह जाते हैं। Oh, that's terrible. उनकी एजुकेशन डिस्टर्प्ट होती है, वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते हैं और उन्हें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। दिस कंप्लीटली डिफीट्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एक्ट, व्हिच इज रिहैबिलिटेशन। Conclusion. So in conclusion, the Juvenile Justice Act of 2015 एक बहुत progressive, well-intentioned law है, but its implementation is severely lacking. हमें एक tick box, compliance-driven approach से एक genuinely child-centric approach पर move करने की जरूरत है। Cross questioning. Can you explain the biggest difference between a regular court and a juvenile justice board in a simple way? Absolutely. इसे ऐसे सोचो, एक regular court का काम पूछना है, did you do it?
और अगर जवाब हाँ है तो पनिशमेंट डिसाइड करना, दैट्स रेट्रीब्यूशन। राइट। एक जेजेबी का काम पूछना है व्हाई डिड यू डू इट, और फिर एक प्लान फिगर आउट करना ताकि तुम दोबारा ऐसा ना करो, दैट्स रिहेबिलिटेशन। सेटिंग भी डिफरेंट होती है, लेस इंटिमिडेटिंग, नो स्कैरी यूनिफॉर्म्स और लैंग्वेज सिंपलर। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फिलॉसफी। So, if 55% of cases are pending, that's a huge number of kids just waiting. What's the single biggest reason for this massive delay? इट्स अ चेन रिएक्शन ऑफ फेलियर्स। कोई एक रीजन नहीं है, बल्कि एक सिस्टेमिक बॉटलनेक है। इट स्टार्ट्स विद नॉट हैविंग इनफ जेजेबीज। Okay. Then, the ones that exist don't have a full bench with the required social workers. इससे hearings कम होती हैं। इसमें trained staff और juvenile law में specialize करने वाले lawyers की कमी add कर दो। All these small failures add up to a massive backlog. याद रखना ये, it's a system problem, not a single point failure. The report says funds are underutilized. That sounds crazy. Why would a state not use money that's meant for children? It's rarely intentional malice. It's about administrative inefficiency. यही है जिसे रिपोर्ट कैपेसिटी गैप्स और डिलेड डिसबर्समेंट्स कहती है। मतलब स्टेट मशीनरी के पास फंड्स लेने के लिए प्रॉपर प्लान्स और प्रपोजल्स बनाने के लिए ट्रेन्ड स्टाफ की कमी हो सकती है, या ट्रेजरी से पैसा रिलीज कराने का प्रोसेस इतना ब्यूरोक्रेटिक और स्लो है कि वो अटक जाता है। इट्स अ क्लासिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। Let's talk about the preliminary assessment. Can a 17-year-old who has committed a very serious crime like murder actually be tried as an adult? Yes, potentially. ये जेजे एक्ट 2015 द्वारा लाए गए सबसे सिग्निफिकेंट और डिबेटेड चेंजेस में से एक है। अच्छा। अगर बच्चा 16 और 18 के बीच है और क्राइम हिनेस क्लासिफाई किया गया है, तो जेजेबी को ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट करना ही होता है। वो साइकोलॉजिस्ट और सोशल एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं टू असेस द चाइल्ड्स मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी टू कमिट सच अ क्राइम एंड अंडरस्टैंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। और फिर? अगर बोर्ड को लगता है कि बच्चे को अडल्ट की तरह ट्राई किया जाना चाहिए, तो केस चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है, जो फिर फाइनल डिसीजन लेता है। And what was the significance of that old case, Sheila Barse versus Union of India? दैट वाज अ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस इन 1986, इस करंट एक्ट से बहुत पहले। Okay. कोर्ट ने बच्चों को अडल्ट जेल्स में रखे जाने की हॉरिफाइंग कंडीशंस का नोटिस लिया था। इट मेड इट मैंडेटरी फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस टू कंडक्ट रेगुलर सरप्राइज विजिट्स टू ऑल जेल्स एंड सब जेल्स इन देयर एरिया टू एंश्योर दैट नो चाइल्ड वाज बीइंग illegally detained with adults and that their rights were protected. It established a crucial oversight mechanism from the judiciary itself. Practice Q. Okay, practice this sentence. The Juvenile Justice Act 2015 prioritizes rehabilitation over retribution for children in conflict with the law. For mini recap, In short, the juvenile justice system has a good progressive legal framework, but it faces major implementation challenges like pending cases and lack of resources. topic name. Curriculum on AI in schools. Broad. Micro theme. Preparing the next generation for a tech-driven future. AI and computational thinking, the new school syllabus. This is super exciting. India's Ministry of Education, schools में artificial intelligence, AI और computational thinking (CT) पर एक brand new curriculum introduce कर रहा है, starting right from class 3. Class 3 से? हाँ, now computational thinking term से डरना नहीं. It's basically a problem-solving method. It's about learning how to break down complex problems into smaller, manageable parts, and then creating step-by-step solutions, just like a computer would. See real life example. I love the example for this. सोचो मैं तुम्हें एक massive box of Legos देता हूँ और कहता हूँ एक giant castle बनाओ, but with no instruction manual. Okay, a challenge. तुम इसे कैसे करोगे? Using computational thinking. First, तुम बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करोगे. Decomposition. Okay, मुझे टावर्स, वॉल्स, एक मेन गेट और एक ब्रिज बनाना है. Makes sense. Second, तुम सिमिलर पैटर्न्स ढूंढोगे. Pattern recognition. All the windows are made with the same 4 blue bricks. मैं इन्हें एक साथ बना सकता हूँ. Third, तुम यूजलेस डिटेल्स को इग्नोर करोगे. दीवार के अंदर ब्रिक्स का कलर अभी मैटर नहीं करता. Right. फाइनली तुम एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाओगे. फर्स्ट फाउंडेशन बनाओ. सेकंड 4 टावर्स बनाओ. थर्ड उन्हें वॉल से कनेक्ट करो. That's CT. It's a way of thinking. That Lego analogy is perfect. It shows CT is a human skill of problem solving, which can then be applied to computers. D. Content discussion. So, academic session 2026-27 से हमारे schools को ये massive upgrade मिल रहा है। AI और CT regular curriculum का हिस्सा बनने जा रहे हैं। This is a huge step. हाँ, and it's aligned with the National Education Policy, NEP 2020. Stated goal बहुत noble है, AI for public good. Background. Role of AI and CTAI in education. ये इतना important क्यों है? First, जैसा हमने डिस्कस किया, it helps in the development of computational thinking using its 4 key techniques: decomposition, pattern recognition, abstraction, and algorithms. These are powerful tools for any field. Right. Second, it builds foundational skills like critical thinking, logical reasoning, and, very importantly, ethical awareness around technology. It also helps in enhancing accessibility and inclusion. AI students with disabilities के लिए customized learning tools create कर सकता है. यूनिसेफ का Accessible Digital Textbooks Initiative इसका एक great example है. हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है. It uses AI to create books that can be adapted for students with different learning needs. And of course, the big one is personalized learning. AI student की individual speed के base पर lessons tailor कर सकता है. If you're a pro, you move ahead. If you're struggling, the AI gives you extra help. Core logic challenges in implementation.
But now for the reality check, यहाँ पर grand vision harsh ground reality से मिलता है. There are massive challenges. जैसे कि The first one is a fascinating term, the risk of diseducation. एक डर है कि अगर AI स्टूडेंट्स को सारे आंसर्स इंस्टेंटली दे देगा तो वो सीखना ही बंद कर देंगे कि सीखते कैसे हैं. that's a valid point. The struggle of finding an answer is where real learning happens. We could even lose intergenerational learning, जहां knowledge passed down होती है. Second, a huge logistical nightmare. Teacher upskilling. इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स हैं. उन सबको AI और CT इफेक्टिवली पढ़ाने के लिए रीस्किल और ट्रेन करना एक monumental, almost impossible task है. बिल्कुल. Third, localization. Most advanced AI models और tools local Indian languages में available नहीं है. आप इसे एक vernacular school में कैसे पढ़ाएंगे? Fourth, the most basic challenge of all, basic infrastructure. The source points out that 9% of schools in India have only one teacher for all classes. Just one teacher. हाँ, many schools still lack basic electricity or computers. आप एक high-tech curriculum को no-tech environment में कैसे implement करेंगे? Fifth, curriculum fluidity. AI इतनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है कि आज बनाया गया सिलेबस अगले साल आउटडेटेड हो सकता है. True, prompt engineering जैसी skill अभी hot है, but it might become obsolete in a few years. And finally, the psychological impact. Students AI chatbots पर emotional dependency develop कर सकते हैं. This raises serious concerns about their privacy and social emotional development. Real world impact. The impact is clear. अगर इसे करेक्टली इंप्लीमेंट किया गया तो इंडियन स्टूडेंट्स फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए रेडी होंगे. The World Economic Forum predicts that 40% of core job skills will change in the next 5 years. This curriculum is a direct response to that reality. And if we failed? If we fail, we risk creating a bigger digital divide. Conclusion. So, in conclusion, embedding AI and CTE in schools is a visionary and necessary step. But its success is entirely dependent on overcoming these huge challenges of infrastructure, teacher training, and creating a strong ethical framework. Cross-questioning. Okay, my mind is blown. How on earth do you teach AI to a class 3 kid? Are you going to teach them Python coding? Not at all. And this is the most common misconception. छोटे बच्चों के लिए it's not about coding or computers. It's an unplugged approach. Unplugged. हाँ, they teach computational thinking using puzzles, board games, storytelling and physical objects. For example, वो sandwich बनाने के step-by-step instructions लिखकर algorithms के बारे में सीख सकते हैं. They learn pattern recognition by sorting different kinds of leaves they find outside. It's simple, fun, and highly effective at building the foundational mindset without needing a single computer. This diseducation risk sounds really serious. Can you explain it a bit more? It is, and it's a huge debate globally. एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां एक स्टूडेंट को कभी कोई हिस्टोरिकल डेट, मैथ फॉर्मूला या ऐसे स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एन AI कैन जनरेट इट इंस्टेंटली एंड परफेक्टली. डर ये है कि असली लर्निंग का प्रोसेस, द स्ट्रगल, द प्रैक्टिस, द डिस्कवरी, वो खत्म हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज व्हाट बिल्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेमोरी. अगर हम अपनी थिंकिंग AI को आउटसोर्स कर देंगे तो हम अपने बच्चों को उनकी ओन कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप ना करने देकर डिसएजुकेट करने का रिस्क उठाते हैं. The government has many AI initiatives. For a 10th grader listening right now, which one is the most important for them to know about? I'd say the Yuva AI for All initiative is fantastic. ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT METI द्वारा लॉन्च किया गया एक फ्री ऑनलाइन कोर्स है विद अ मैसिव गोल to give 1 crore citizens foundational AI skills. Wow. एक 10th grader के लिए it's an accessible, self-paced way to get a real intro to AI. It's all about mass empowerment and digital literacy. How can we make AI learning inclusive when you just said so many schools don't even have computers? This is where the unplugged approach and interdisciplinary integration are key. पॉलिसी की सक्सेस इस पे डिपेंड करती है. CT प्रिंसिपल्स को एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स में बुना जा सकता है. For example? एक साइंस क्लास में एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स को एल्गोरिदम की तरह पढ़ाया जा सकता है. एक लैंग्वेज क्लास में सेंटेंस स्ट्रक्चर को पैटर्न्स के लिए एनालाइज किया जा सकता है. एक हिस्ट्री क्लास में किसी इवेंट के कॉजेस को डीकंपोजिशन का यूज करके ब्रेक डाउन किया जा सकता है. No computer needed. It's about changing how we teach, not just adding a new subject. And what about the privacy risk with AI chatbots? That sounds scary for kids. It's a huge concern. बच्चे अपनी पर्सनल फीलिंग्स या फैमिली इन्फॉर्मेशन एक फ्रेंडली AI चैटबॉट के साथ शेयर कर सकते हैं without understanding the implications. So policymakers must define a minimum threshold for safety. Right. हमें strict clear rules चाहिए on what data can be collected from minors, how it's stored and who can access it. Parental consent has to be a non-negotiable part of this policy. E. Practice Q. Practice saying the 4 key techniques of computational thinking aloud: decomposition, pattern recognition, abstraction, and algorithms. F. Mini recap. In short, introducing AI in schools is a brilliant idea to build future-ready skills. But its success completely hinges on solving the massive challenges of teacher training, infrastructure, and ethics. Topic name: News in shorts. broad micro theme. Quick global updates on social development and public health. Okay, let's zoom out from India and get some quick but very important global updates. First up, Second World Summit for Social Development. A. Clear heading. Second World Summit for Social Development. B. Short definition explanation. Recently, the Second World Summit for Social Development Doha, Qatar में हुआ. The first one was way back in 1995 in Copenhagen. Oh, quite a gap. हाँ, इस समिट का मेन गोल था कि वर्ल्ड लीडर्स कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ऑन सोशल डेवलपमेंट में किए गए प्रोमिसेस को रिकमिट करें. It's basically a 30-year check-in on the world's social health. C. Real life example.
इमेजिन आपने 1995 में कुछ न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन सेट किए थे टू गेट फिट, सेव मनी एंड बी अ बेटर पर्सन। ओके यह समिट पूरी दुनिया के एक साथ आकर 2025 में उस लिस्ट को देखने जैसा है और कहने जैसा, ओके हमने कैसा किया और अगले 25 सालों के लिए हमारा नया प्लान क्या है। कंटेंट डिस्कशन, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। द की आउटकम वाज द अडॉप्शन ऑफ द दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। ये एक डॉक्यूमेंट है जहां सब प्रायोरिटीज पर अग्री करते हैं। The summit reaffirmed the three core pillars of social development. These are the big three. 1. Poverty eradication. 2. Promoting full employment and decent work for all. And 3. Social inclusion, making sure no one is left behind. राइट। Real-world impact and monitoring. The UN Commission for Social Development follow-up और review के लिए main body होगी. एक critical point financing का discuss हुआ. The summit stressed the urgent need to reform the global financial architecture ताकि developing countries को development और climate action के लिए जरूरी funds मिल सकें. Cross questioning. So what's the one big takeaway from this summit? The biggest takeaway is the renewed global focus on these three social pillars: poverty, jobs, and inclusion, and the urgent call to fix the global financial system to support these goals. It's a signal कि सिर्फ economic growth GDP देखना काफी नहीं है. हमें human development पर focus करना होगा. A. Practice Q. Practice this. The three pillars of social development are poverty eradication, full employment, and social inclusion. In short, the Doha Summit renewed global promises to fight poverty, create jobs, and ensure social inclusion, calling for financial reforms to make it happen. Next up, in news and shorts, Generational ban on tobacco. A. Clear heading, generational ban on tobacco. B. Short definition explanation. This is a radical new idea. मालदीव्स जेनरेशनल बैन ऑन टोबैको इंपोज करने वाली पहली कंट्री बन गई है। Generational ban. हाँ, इसका मतलब है कि एक लॉ पास किया जाता है जो कहता है कि एक स्पेसिफिक डेट के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, फॉर एग्जांपल जनवरी 1, 2009, अपनी पूरी लाइफ में लीगली कभी भी टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाएगा, चाहे वो 18, 30 या 50 साल का हो जाए। C. Real life example. So imagine आपका जन्म 2008 में हुआ था. आप 18 साल के होने पर लीगली सिगरेट्स खरीद सकते हैं, बट आपका छोटा भाई जो 2009 में पैदा हुआ वो कभी नहीं खरीद सकता. Not when he's 18, not when he's 40. उसकी पूरी जनरेशन के लिए टोबैको लीगली ऑफ लिमिट्स है forever. डी कंटेंट डिस्कशन, द आइडिया इज टू क्रिएट अ स्मोक फ्री जनरेशन। समय के साथ लीगली टोबैको खरीद सकने वाली पॉपुलेशन का परसेंटेज कम होता जाता है until it's phased out completely. ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक टूल है और इसे हाई टैक्सेस और स्ट्रॉन्ग वार्निंग लेबल्स जैसे दूसरे मेजर्स के साथ कंबाइन करना होगा। Cross questioning. Wow. So a 40-year-old in the future might not be able to buy cigarettes. Is this actually practical? It sounds radical, but the goal is to phase out smoking over a generation. It definitely faces challenges जैसे black markets create होना, but as a public health statement, it's incredibly powerful. It changes the social norm around smoking for the next generation. It frames tobacco as something that is not and never will be legally accessible to them. Practice Q. Practice saying this. A generational tobacco ban prohibits the sale of tobacco to anyone born after a specified date. In short, the generational tobacco ban is a bold policy to create a future tobacco-free generation by permanently blocking their legal access to such products. Topic name. Reports details. Broad micro theme. Key global trends in migration and urban living. Operation and Development OECD रिलीज करती है, जो basically developed high income countries का एक क्लब है. So this report gives us a clear picture of migration patterns into these nations. C. Real life example. Just think of all the stories you hear about friends or cousins moving to Canada, Australia, the US, or the UK for work and eventually settling there. This report puts a number on that trend. D. Content discussion. The major finding related to India is absolutely staggering. सिर्फ साल 2023 में 225,000 Indian citizens ने एक OECD country की nationality acquire की. 225,000. हाँ, that's a 250,000 people becoming citizens of another developed country in a single year. This shows a very high rate of skilled migration from India. Cross questioning. What does this huge number actually tell us about India? It tells us two things. एक ही सिक्के के दो पहलू. One, it highlights the strength of India's human capital. हम बड़ी संख्या में highly skilled professionals produce करते हैं जो globally valued हैं. That's a strength. And the other side? But two, it also points directly to the brain drain phenomenon, जहां हमारे most talented individuals abroad opportunities और citizenship seek कर रहे हैं. So it's both a testament to our talent and a challenge for retaining that talent. A. Practice Q. Practice saying, in 2023, 225,000 Indians acquired the nationality of an OECD country. Mini recap. In short, the OECD report shows a massive and growing trend of high-skilled Indians migrating permanently and becoming citizens of developed countries. Okay, second report. World Urbanization Prospects 2025 report. A. Clear heading. World Urbanization Prospects 2025 report. B. Short definition explanation. This report is released by the United Nations Department of Economic and Social Affairs, UNDESA. It's the world's most authoritative source on how our cities are growing. C. Real life example. Think about your own city or the nearest big city. क्या वो पिछले 10-20 सालों में massively grow हुई है? क्या outskirts के छोटे गांव bustling suburbs बन गए हैं? This report tracks that change on a global scale. D. Content discussion. The findings are just mind-boggling. First,
cities are now home to 45% of the global population. Second, the number of megacities, cities with over 10 million people, has quadrupled to 33 since 1975. Wow. Third, get this. Jakarta, Indonesia is now the world's most populous city, followed by Dhaka, Tokyo, and then New Delhi. And for India specifically, 44% of our population अब towns और cities में रहती है. And here's the biggest number. इंडिया उन 7 कंट्रीज में से एक है जो मिलकर 2025 और 2050 के बीच 500 मिलियन से ज्यादा नए सिटी रेजिडेंट्स ऐड करेंगे. half a billion people? हाँ, in just these countries in 25 years. That's huge. Cross-questioning. 500 million new city residents in India and 6 other countries. What's the single biggest challenge this poses? Without a doubt, the biggest challenge is sustainable infrastructure. ये सिर्फ roads बनाने के बारे में नहीं है. It's about providing housing, clean water, sanitation, public transport, electricity, healthcare, and jobs for this massive influx of people without completely destroying the environment. Managing this growth sustainably is the defining challenge of the 21st century for these countries. All right, practice Q. Practice this mind-boggling fact. India and 6 other countries will add over 500 million city residents by 2050. Simple. The UNDSA report confirms rapid, unstoppable global urbanization, with India set to be at the heart of this massive transformation in the coming decades. All right, what an absolutely incredible deep dive. Let's do a super quick high-energy recap to tie it all together. Let's consolidate the key learnings. Broad micro theme. Today we explored critical social transformations, from the software in our own mind to the massive global shifts in how and where people live. A journey from the internal to the external. Summary bullets. We started with decolonizing the Indian mind, understanding how Macaulay's system created a deep-rooted sense of cultural inferiority, and how we are now making conscious efforts to reclaim our indigenous pride. Yes, the mental software update. Then we examined India's juvenile justice system, highlighting the huge gap between its progressive, rehabilitative laws and the on-ground challenges of pending cases and resource shortages. The gap between intent and implementation. We looked into the future with AI in schools, a game-changing move to equip students with computational thinking while being super mindful of the infrastructure and teacher training. Preparing for a future that's already here. Finally, we covered global updates, the World Social Summit in Doha, reaffirming commitments to fighting poverty, the pioneering generational tobacco ban in Maldives, and key reports showing massive Indian migration and unstoppable global urbanization. Fantastic. Now for our listeners, here are some content probes for your self-reflection. थोड़ा सोच लो इन questions पे. Content probes. 1. Can you name 2 colonial era laws that have been recently replaced or are being replaced? 2. What is the main goal of the Juvenile Justice Act 2015? Retribution or rehabilitation? 3. What are the 4 pillars of computational thinking? Hint: Lego Castle. 4. Which city is now the world's most populous, according to the UNDSA report? 3. What are the 4 pillars of computational thinking? Hint: 5. What is a generational ban on tobacco? 3. What are the 4 pillars of computational thinking? Hint: 6. Can you think of one personal example of a colonial mindset you have observed this week? That last one is a powerful exercise in self-awareness. Challenge. And now for your challenge. Here's a simple one for you. Rehearse presenting the challenges of implementing AI in Indian schools out loud for just 1 minute. Grab a friend or just talk to your reflection. See if you can explain it clearly. 1 minute, that's it. The best way to learn is to teach. This is a great way to make the knowledge stick. That was amazing, dost. If you love this deep dive and feel a little bit smarter, a little more aware, then show us some love, subscribe like a boss, drop a comment with your biggest aha moment from today, and share this with one friend who loves to learn new things. Keep that curiosity engine running at full speed. Stay curious, stay critical. Until next time.